हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म महादेव क्लासेस जोधपुर पर। आज का सेशन बड़ा ही शानदार, धमाकेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, एसएससी सीपीओ में, स्टेट पीसीएस में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हमारे पॉलिटिक्स के। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इन 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर करने के साथ साथ हम इसको एक कंसेप्ट के साथ और एक एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार करने वाले हैं। इसी के साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? क्या 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्षक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? या ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। आप क्वेश्चन को साथ में पढ़ें और इसका आंसर यदि आपको आता है तो आप ज़रूर लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप उस चीज़ को याद भी रख पाएंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया था। अर्थात तब के अनुसार भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ही थी। अतः इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देशिका से संबंधित। भारत के संविधान की उद्देशिका, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऑप्शन बी है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ऑप्शन सी है संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती हैं जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। ऑप्शन डी है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर हम देखने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। 1973 में केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया था कि संविधान की प्रस्तावना को यानी कि उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। और न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसमें से जो लिखा हुआ है कि कोई विधिक प्रभाव है, तो वो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का कोई
भाग हैं, संविधान का भाग हैं, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना हमेशा स्वतंत्र ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विश्वास की स्वतंत्रता। तो कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो सबसे पहले भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ स्वतंत्रताओं जैसे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो इसमें कौन कौन सा हमने पढ़ा कि विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है। तो लास्ट में कौन सा ऑप्शन नंबर बी बच गया है, जो कि उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को सन्निविष्ट किया गया है, स्वतंत्रता को नहीं। जो आर्थिक न्याय है वो किया गया है इसमें शामिल, पर स्वतंत्रता को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? क्या उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्यों की नीति निर्देशक तत्व में, या फिर मूल कर्तव्य में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। जो उद्देशिका है हमारे संविधान की, उसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच को उल्लेखित किया गया है। अतः ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सारभूत रूप में विधि की समयक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, ऑप्शन सी है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, ऑप्शन डी है विधि के समक्ष समता। तो इसमें क्या क्या है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विधिक समयक में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है। तो विधि की समयक प्रक्रिया का सिद्धांत न केवल इस बात पर विचार करता है कि क्या कोई कानून किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने हेतु मौजूद है, बल्कि यह भी विचार करता है कि कहीं कानून उचित, न्यायपूर्ण एवं मनमाना तो नहीं है। इसका भी ध्यान रखा जाता है हमारे संविधान में कि संविधान न्यायपूर्ण हो, कानून उचित हो, मनमाना तो नहीं है। एक दूसरी बात यह है, विधि की समयक प्रक्रिया एक संवैधानिक गारंटी है जो सरकारों को नागरिकों को अपमानजनक तरीके से प्रभावित करने से रोकती है, कि जो नागरिक है उनका सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से हनन नहीं किया जा सके, इसलिए संवैधानिक गारंटी है।
समयिक प्रक्रिया की आधुनिक परिभाषाओं में स्वतंत्रता के हितों की विविधता जो कानूनों एवं विनियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, साथ ही प्रक्रियात्मक नियम जिन्हें न्यायालयों को लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु बनाए रखना चाहिए शामिल है। इसकी उत्पत्ति किसने की थी? किंग जॉन के मैग्ना कार्टा के अध्याय 39 में देखी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी फ्रीमैन को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा या उसका नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा जब तक कि देश के कानून द्वारा एक वाक्यांश जो न्यायालय के पारंपरिक प्रथाओं को संदर्भित करता है ऐसा नहीं किया जाता है। यह वाक्यांश विधि की समयिक प्रक्रिया मूल रूप से किंग एडवर्ड III के 1354 के कानून में मैग्ना कार्टा के देश के कानून के प्रतिस्थापन के रूप में उभरा, जिसने मैग्ना कार्टा के व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को दोहराया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। विधि की समयिक प्रक्रिया का अभिप्राय है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ विधि के समक्ष समता का आशय यह है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे और किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा जो अनुच्छेद 14 है वो सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार संरक्षित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद सी है 21, अनुच्छेद ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। जो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने क्या कहा था कि न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी 21
21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड स्वतंत्रताओं के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है समता का अधिकार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा अधिकार जो है वो संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट करता है? क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या स्वतंत्रता का अधिकार है, या संवैधानिक उपचार का अधिकार है, या फिर समता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में जो समता का अधिकार है, उस जो समता का अधिकार है उसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यताओं को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार रखता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय ने हादियावाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर बी 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही है एवं समुचित ढंग से आर्थ्य होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार
एक मौलिक अधिकार है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित उपबंधों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ या समिति बनाने का अधिकार है। भारत में स्वतंत्र अबाध संचरण का अधिकार है। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार के अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस संबंध में अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है, क्योंकि ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बाई प्रोडक्ट है। निजता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह करने का फैसला तथा बच्चे पैदा करने का निर्णय इत्यादि शामिल है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी गई है। तो इस सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और लगता है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।